दोस्तों यूएसए ने रशियन ऑयल पर एक बार फिर से सैंक्शंस इंपोज किए हैं और ये क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आने वाले समय में इंडियन रिफाइनरीज भी अपना जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का रशिया से उसको रिड्यूस कर देगी। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने का चांस दिखाई पड़ रहा है रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल नाम से दो कंपनियां हैं, जो कि ये एक तरीके से उनकी इमेज बनाई हुई है कि ये तेल बेच करके डॉलर्स में पैसा कमाते हैं और फिर जो रशियन वॉर क्राइम है या फिर रशियन वॉर मशीन है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसकी फंडिंग जाती है, जो कि आपको ऑलरेडी बहुत बार सुनने को मिल गया होगा। तो ऐसे में इनके ऊपर जैसे ही सैंक्शंस लगाया तो इसका वर्ल्ड ऑयल सप्लाई पे सीधा इंपैक्ट गया है और 3% तक प्राइस राइज होने का पूरा पूरा एक आसार दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ये कहा है कि इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया आने वाले समय में रशियन ऑयल्स को बाई करना बंद कर देगा, बट ये प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। अच्छा, अब की बार एक इंटरेस्टिंग चीज कि अभी तक इंडिया को ही टारगेट किया था, अब की बार चाइना को भी टारगेट करके कह दिया कि इंडिया और चाइना दो बड़े रशियन ऑयल के इंपोर्टर्स हैं, तो इनको अब अपनी तरफ से इंपोर्ट पे रोक लगा देनी चाहिए। अब देखो, हमारी जो डिपेंडेंसी है रशियन ऑयल पे वो अराउंड 13.12% हुआ करती थी 2022 में, जो कि बढ़ करके अराउंड 40% तक पहुंच चुकी है अभी की अगर बात करें। 31.88% इनिशियल फेज ऑफ 2025 और अभी करंटली थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक। बट अगेन अगर देखें तो यहां पर एक चीज जो आ रही है वो ये कि रशिया अकेला है ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें ऑयल की, इन टर्म्स ऑफ ऑयल। तो उसमें भी अगर रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल जैसी दो कंपनियों को देखें ना, तो ये ग्लोबल आउटपुट में लगभग 5% का कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो इन कंपनियों पे रोक लगना मतलब क्रूड ऑयल सप्लाई में एकदम से रिडक्शन आना, और सीधी बात है सप्लाई रिड्यूस हुई, डिमांड वो की वो है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस एकदम से राइज करती है और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अभी दिखाई पड़ रहा है। वैसे रशिया में ऑयल और गैस रेवेन्यू की अगर बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 21% तक की गिरावट देखी गई है। मतलब ये कि लगातार रशियन ऑयल की जो डिमांड थी वो दुनिया भर में घटी है, क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये भी रशिया पे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हद तक डिपेंडेंट रहे हैं और हैं भी। बट वही चीज़ है कि यूक्रेन के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर खुद पर भी मॉरल प्रेशर है कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, रशिया से एनर्जी ना खरीदें। तो ये अभी सिनेरियो है। अब देखो, हम हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पर रशियन ऑयल परचेज करने वाली जो रिफाइनरीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी है और रिलायंस इंडस्ट्री ने टारगेट किया हुआ है कि हम आने वाले समय में ज़्यादा भी नहीं तो एक दिन में 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरमीडियरीज के थ्रू भी हम परचेज करते रहते हैं। सो यहां पर ट्रंप की अपनी तरफ से एफर्ट है और जो यूएस का ट्रेजरी है, ठीक है, उसकी तरफ से ये लगातार क्लेम किए जा रहे हैं कि हमारी इंडिया से बातचीत हो रखी है, और कहें ट्रेजरी की बजाय ट्रंप का ये क्लेम है। बाकी ट्रेजरी ये कह रहा है कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी अलाई कंट्रीज हैं उनको भी इसी तरीके से कदम उठाना चाहिए। तो ये देखो अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है हमारे लिए, ठीक है। बट इंडिया की तरफ से इसको लेकर के अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, जो कि अभी तक की हमारी स्ट्रेटेजी भी रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा वोकल हैं, चीजों को लेकर के कुछ भी बोल देते हैं, बट इंडिया एकदम साइलेंटली अपने काम पे काम करता रहता है। तो ये एक अपडेट है। दूसरा देखो, पैन इंडिया एसआईआर अपडेट करने की बात कर दी। आपको ध्यान है कि बिहार इलेक्शंस अभी होंगे, हमारे पोलिंग अब होने वाली है, तो ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वहां पर किया गया था उसको अब पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कंप्लीट हो रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी देखा है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर कहें कि उसके जो चीफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, उनकी तरफ से 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें जो हमारी स्टेट्स और यूटीज के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स है ना पूरे देश के, उनको बुलाया गया। फिर उनसे बातचीत हुई अपडेट करने के हिसाब से। तो मोटा मोटा एक तरीके से आउटलाइन निकली है कि फेज्ड मैनर में हम एसआईआर इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट फेज में 10 स्टेट्स और 1 यूटी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर 2026 में इलेक्शंस होंगे, जैसे कि असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये मेजर स्टेट्स हैं। तो यहां पर भी अब एसआईआर होने का पूरा क्लियर एक विजन हो चुका है, डिस्कशन हो गया है। हाँ, शेड्यूल क्या रहेगा उस पर अभी थोड़ा डिस्कशन जो होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो दिल्ली में मीटिंग होगी उसके बाद में फाइनल होगा।
बट ये चीज एकदम क्लियर है कि SIR अब इंप्लीमेंट होगा। SIR आपको पता है कि जो इलेक्टोरल रोल है, जिसको हम बोल दिया करते हैं कि भाई वोटर लिस्ट, तो उसमें देखो जो फ्रॉडुलेंट है या फिर कहें रॉन्ग मैनर में ऐड किए हुए जो भी वोटर्स हैं उनको हटाना, और जो लोग हैं एडेड उनका एक वेरिफिकेशन करना। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बिहार में इंप्लीमेंट किया गया, अब पूरे देश में होने की तैयारियां हो रही है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले एक तो आज की डेट आपको बता दूं 24 अक्टूबर 2025 है। बाकी देखो PWLAS की तरफ से जो दिवाली के आपके लिए ऑफर चलाए गए थे ना, वो अभी एक्सटेंड किए गए हैं 27 अक्टूबर तक। तो आपको जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज दिए जा रहे हैं UPSC स्टेट PCS 70% तक का ऑफ है। अभी तक भी आपने क्लेम नहीं किया तो कर लो इस बात को क्लेम। दूसरा, UPSC फाउंडेशन कोर्सेज में हमारे संकल्प और पिनेकल चल रहे हैं 2027 के हिसाब से। मीडियम आप जानते ही हैं, प्रहार चल रहा है, टाइटन चल रहा है, अगेन मीडियम के बेसिस पे आप देख सकते हैं, वहां पर भी 70% तक का ऑफ है। ईयर आपको ध्यान रखना है, प्रहार और टाइटन 2026 के लिए है। इसके अलावा प्रारंभ कोर्स, सीधी बात है, अगर कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी तरफ से अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहा है तो ये 3 साल का बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। 60% तक ऑफ दिया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, प्रारंभ के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों बैचेस पर ये छूट है, ध्यान रखें आप। अब आगे देखते हैं। देखो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आई है वो ये दो हमने डिस्कस कर ली। अब देखो, मोदी टू पार्टिसिपेट इन आसियान मीट वर्चुअली ड्रॉप मलेशिया ट्रेवल प्लान। देखो पहले तो मलेशिया जाने का प्रोग्राम था, आसियान की मीटिंग अब की बार मलेशिया होस्ट कर रहा है। मलेशिया जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट है अभी आसियान के, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आसियान की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहले जाने का प्लान था, फिर जापान जाने का था। बट जिस तरीके से अभी हम देखें तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक तो बिहार में हमारे इलेक्शंस है ना, नंबर 1। नंबर 2, अभी USA के साथ में जो ट्रेड टॉक्स हैं वो चल ही रहे हैं, उनमें कुछ फाइनल आउटकम नहीं मिल रहा। तो उस सिचुएशन में अभी एक बार के लिए यहां जाना अवॉइड कर दिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। और इस बात को लेकर के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातचीत होगी कि देखो इस तरीके से थोड़ा सा शेड्यूल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो मैं वर्चुअली ही इस मीटिंग को अटेंड करूंगा। बाकी हाँ, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो हैं वो जाने वाले हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो आसियान है, ठीक है, ईस्ट एशियन जो एक बहुत बड़ा कार्टेल है, ठीक है, तो इस मीटिंग में इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा समझे। एक तो हमें ध्यान रखना है कि इंडिया के पास में हम देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के हम ऑपरेट करते हैं, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट से हम थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएं तो वहां पर एंगेजमेंट प्रॉपर हो सके। और इंडिया की एंगेजमेंट का पर्सपेक्टिव अभी क्लियर है, वो है कि हम इंडो पैसिफिक में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और उसको आप देखें तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों के बीच में लोकेटेड आया था आसियान कंट्रीज का पूरा ये ग्रुप। तो ऐसे में इसके साथ एंगेज करना जरूरी है। तो इंडो पैसिफिक जो हमारा विजन है उसमें भी आसियान एकदम सेंटर स्टेज पे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्रुप की बात करें तो इसमें अभी देखो टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, जिसमें ब्रुनई, मलेशिया, यहां से आप देख सकते हो, यहां से शुरू हो जाओ, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इधर ये वियतनाम आ गया, ये लंबा वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में आप आ जाओ, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसके थ्रू चाइना का ऑयल ट्रेड अच्छा खासा होता है। अच्छा 60-70% तक चाइना इस पर डिपेंड करता है अपने ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसके अलावा मेंबर्स की बात करें इसकी तो देखो मलेशिया आ गया, ओके, आसियान की हम बात कर रहे हैं। सिंगापुर आ गया, सिंगापुर यहाँ पर एक सिटी नेशन है, आ जाओ। फिर ब्रुनई यहाँ पे आ गया, ब्रुनई दारुल सलाम। फिर आ जाइए आप फिलीपींस में, फिर ये इंडोनेशिया। ऐसे करके टोटल ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अब देखो आसियान के साथ में जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनकी संख्या 3 के हिसाब से भी चलती है, तो वो आसियान +3 हो जाते हैं, उसमें इंडिया नहीं है। एक होता है आसियान +6, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, यूएसए के साथ में, यूएसए भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। और एक आपने सुना होगा ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, वो भी आसियान कंट्रीज के साथ ही ईस्ट एशिया समिट। उसमें क्या होता है कि आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज +8 मेंबर डायलॉग मेंबर्स और पार्टिसिपेट करते हैं।
जिसमें आपके दूसरे कंट्रीज आ गए, जिनमें आपका जापान भी आ गया। ओके, इसके अलावा साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट करता है, सॉरी ये तो अलग ताइवान आ गया, इसके ऊपर चलो आप, ये जापान वाला ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, चाइना करता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऐसे करके 10+8, आसियान +8 जो है वो इसको ईस्ट एशिया समिट बोलता है, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो पॉइंट इज कि इस मीटिंग में नहीं जाने का सीधी बात है, एक तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो खुद भी इस मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 27 अक्टूबर को मलेशिया आ रहे हैं। तो ऐसे में एक तो हो सकता है पॉइंट कि भाई यहां पे हमारे इलेक्शन तो है ही, रही सही में डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आ रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हो क्या नहीं हो, अभी फिलहाल के लिए माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, तो उस चीज को अवॉइड किया जाए तो ठीक है। बाकी एस जयशंकर जी अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जा ही रहे हैं, पहला पॉइंट। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान के बारे में थोड़ा हम जानें। देखो ये ग्रुप है ना, ये 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आप देखो कि थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर एक तरीके से शुरुआत में 5 मेंबर कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये थे, ये 5 कंट्रीज इकट्ठा होते हैं और उन्होंने बैंकॉक में डिक्लेरेशन फाइनल कर दिया कि मिलकर के एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कॉपरेशन में कॉपरेशन देंगे और रीजनल स्टेबिलिटी, साउथ ईस्ट एशिया को स्टेबिलिटी देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों कंट्रीज इकट्ठा होकर के और आसियान की शुरुआत करते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिर फाइनल किया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी तक देखिए मेंबर कंट्रीज की संख्या तो टोटल 10 है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो एक तो ट्रेड की, इंडिया और आसियान का बायलैटरल ट्रेड है ना 125 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, ठीक है। 125 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। इसमें आप देखोगे तो हमारे लिए, इंडिया के लिए आसियान है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहां से ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा पोर्शन है ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ में कनेक्टेड है। तो यहां पर अगर हमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ एंगेज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक बात अलग है कि म्यांमार में अभी इंस्टेबिलिटी है, तो इस वजह से ये चीजें अभी लटकी हुई है। बट यहां पर आपको पता है कि कलादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है हमारा कलादान रिवर पे कनेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, जो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को ज्वाइन करने वाली है। और एक तरीके से देखें तो ये ऊपर मलय पेनिनसुला, ओके, और ये नीचे की तरफ आपका सुमात्रा, इनके बीच में ये वाटर बॉडी है। यहां से चाइना का बड़ा ट्रेड होता है, तो चाइना अगर यहां पे कुछ करने की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, या चाइना इंडिया के साथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे फ्यूचर में, तो काउंटर बैलेंस करने के हिसाब से ये मलक्का स्ट्रेट वाले रीजन में इंडिया बड़ा एक्टिव होने के लिए हमेशा रेडी, और अपनी पोजीशनिंग भी अच्छी कर रखी है इंडिया ने, ठीक है। तो ये सिनेरियो है मोटा मोटा जो हमें देखना था। अब देखो आर्टिकल्स की बात करें तो देखो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कैंटन आर मिलर अवार्ड की बात की जा रही है। देखो डॉक्टर सोनाली घोष जो कि फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको पता है असम में है, टाइगर रिजर्व भी है, उनको IUCN WCPA का कैंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया है 2025 के लिए। क्यों? सीधी बात है, ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में काम कर रही है एक डायरेक्टर के तौर पे, फील्ड डायरेक्टर के तौर पे, तो इन्होंने कुछ नया काम किया होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनोवेशन के लिए काम करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप इन एरियाज को, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहां पर आप कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, उसमें जो आपके एफर्ट्स हैं उसके बेसिस पर आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, केवल हमारे सोनाली घोष जी हैं उन्हीं को नहीं दिया गया, उनके साथ में इक्वेडोर के एक पॉलिटिशियन एनवायरमेंटलिस्ट है, नाम है उनका रॉक साइमन सेविला, उनको भी अवार्ड दिया गया। अब इस अवार्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो 1999 में IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, उसके द्वारा ये अवार्ड लॉन्च किया गया था कि दुनिया भर में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनमें जो लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और उनके एफर्ट बड़े यूनिक हैं, बहुत ही इनोवेटिव है, तो उनको रिकॉग्निशन देने के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था अवार्ड देना, और उसमें मॉनेटरी फंडिंग भी दी जाती है। आप देखो $5,000 दिया जाता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप के
IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जब भी होती है, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, तो उसमें आप आराम से फ्री में पार्टिसिपेट कर पाते हो, अपने आइडियाज दे पाते हो। ठीक, सवाल है ये अवार्ड किसके नाम पर दिया गया? डॉक्टर कैंटन आर मिलर। इनके बारे में जाने तो ये IUCN, जो कि आपको पता रेड लिस्ट और ये डिक्लेयर करता है ना, तो IUCN के डायरेक्टर जनरल थे, उनके नाम पर ये अवार्ड स्टार्ट किया गया, जिसका मेन काम क्या था? ग्लोबल पार्क गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, कि दुनिया भर में जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी प्रमोशन करना, उसको सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना कि भाई कैसे भी करके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, इनोवेशन जो कोई भी करता है, कुछ भी नवाचार नए तरीके से एफर्ट करते हैं, तो उनको अपने हिसाब से फ्री अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं, एजुकेटर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको दिया जाता है, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से, उसमें कोई वो लोड नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अवार्ड किसको दिया जाता है? जिनके पास में पहले से कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये एक अपने आप में एक कहते ना कि एक और ज्यादा एक्सप्लोरेशन का स्कोप बन जाता है इंडिविजुअल्स के लिए जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। फिर आ जाओ 2025 में जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सोनाली घोष, जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने कहां काम किया? देखो, इन्होंने काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में काम किया है, जहां पर ट्रेडिशनल जो इकोलॉजिकल नॉलेज है उसको भी प्रमोट करवाया, तो वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रमोट करने की इन्होंने बात की है। अब देखो, यहां पर हमें देखना जरूरी है कि ये कहां कहां पर लोकेटेड है। देखो, काजीरंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक पर है, ठीक, और वहीं पर मानस रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उस रिवर पर लोकेटेड है, उस रिवर वैली वाले एरिया में मानस नेशनल पार्क, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काजीरंगा और मानस दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इनके बारे में थोड़ा और जाने तो काजीरंगा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में लोकेटेड है। मेजर एनिमल्स यहां पर वन हॉर्न राइनोसिरस, ठीक है, टाइगर्स, एलिफेंट, स्वैम्प डेयर, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये देखने को मिल जाते हैं। मानस की बात करें तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती है और मानस रिवर जो है उसकी वैली में लोकेटेड है। यहां पर आपको टाइगर्स, इंडियन एलिफेंट्स, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये देखने को मिल जाएंगे। इसकी अगर बात करें तो दोनों के दोनों, चाहे आप काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर लो या मानस नेशनल पार्क की बात कर लो, दोनों के दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एनलिस्टेड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनके पास बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का हैबिटाट है, ठीक है, और क्रिटिकल हैबिटाट है लार्ज मैमल्स, जैसे एलिफेंट्स की इनकी हम बात करें, ठीक, या फिर हम कहें राइनोसिरस। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फेयर से फुर्सत स्कीम। देखो, आपको ध्यान होगा जब भी हम सिविल एविएशन का यूज करके कहीं पर जाना चाहें, प्लेन की टिकट कराते हैं, तो लास्ट में आते आते कितनी महंगी हो जाती है टिकट्स। आप 1 महीना 2 महीने पहले बुक कराते हो तो कितना सस्ता रहता है, फिर प्राइस बढ़ती रहती है। तो हो क्या रहा है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी को जो प्रमोशन देनी है, आपको पता है Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज हैं, उनमें जो एयर कनेक्टिविटी है उसके प्रमोशन के लिए सीधी बात है आपको डेमोक्रेटाइज या कहें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, जहां पर लोगों को एक तरीके से आप एनकरेज कर सको। वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि आप फेयर जो है, प्राइस जो है टिकट का, वो आप थोड़ा सा सेटल करके रखो। तो ऐसे में क्या है कि हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू, उनकी तरफ से ये फेयर से फुर्सत स्कीम लॉन्च की गई है। ये फिक्स्ड फेयर इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इंपॉर्टेंट अलायंस एयर, ये एक आप कहो कि कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर प्रोवाइड करती है। पहले तो आपको ध्यान होगा कि एयर इंडिया जो थी वो कंप्लीटली गवर्नमेंट की ऑनरशिप के अंडर थी। फिर उसको आप देखोगे कि अभी प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में, पहले तो क्या था, एयर इंडिया के सब्सिडियरी के तौर पे ही अलायंस एयर लॉन्च किया गया था, बट अब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन में टाटा ग्रुप ने ले लिया, तो अलायंस एयर रह गया ना। ये रीजनल कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार की ही कंपनी है। तो ऐसे में ये इनिशिएटिव का मेन टारगेट ये है कि लास्ट टाइम पर जब आप जाना चाह रहे हो, आज ही जाना चाह रहे हो या कल जाना चाह रहे हो, तो आज आपको टिकट बुक करनी है, तो उस टाइम पर प्राइस हाइक ना हो एकदम से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अलायंस एयर के द्वारा, जिसमें मेन टारगेट है कि प्राइस जो होगी टिकट्स की Tier 2 Tier 3 सिटीज में जो लोकल कनेक्टिविटी देने के लिए, मान लो एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको जाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स प्राइस
और सिंगल एक पैसेंजर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर आपको डेट ऑफ बुकिंग सीजन उनके हिसाब से आपके लिए एकदम फ्लक्चुएशन हो रही है, कल तो 2,000 की टिकट थी एकदम से 5,000 की हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। अब प्राइस फिक्स रहेगी, तो आप फुर्सत से भी आप अगर अपनी टिकट बुक करना चाहो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर फेयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी को खत्म करना। क्लियर? दूसरा, अफोर्डेबिलिटी प्रमोट करना, जिससे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी लोग एयर ट्रेवल पे जा सकें। नंबर 3, उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च की गई थी कि हम कैसे भी करके हमारे देश में एक आम आदमी को भी एयर कनेक्टिविटी दे सकें, है ना, जिसको एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया एक तरीके से सिविल एविएशन का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कीम का और ज्यादा और प्रमोशन। इसके अलावा जो पहली बार प्लेन में बैठते हैं उन लोगों के लिए एनकरेजमेंट का काम भी करेगा। इसके अलावा पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच, हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी एयर ट्रेवल का यूज करते हैं उनको ट्रेवल भी सस्ता मिले, और जो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, है ना, वहां पर भी उनको स्टे करना पड़ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा वेटिंग टाइम है या 4 घंटे का, तो उनको वहां पर महंगा ना पड़े। इसलिए ऑलरेडी हमने उड़ान यात्री कैफेज ऑलरेडी लॉन्च कर रखे, तो उसका प्रमोशन हो गया। इसके अलावा अलायंस एयर की मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि ये गवर्नमेंट की एक रीजनल एयरलाइन है जो कि एयर इंडिया के अंडर में स्टैब्लिश की गई थी, बट आपको ध्यान है कि एयर इंडिया का तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब ये जो है आपकी अलायंस एयर, ये मोरलेस गवर्नमेंट के अंडर में है और एयर इंडिया हो गई आपकी प्राइवेट सेगमेंट में। तो गवर्नमेंट ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट ही इस चीज को मैनेज करेगी, प्राइवेट सेक्टर का यहां पर कोई रोल नहीं दिखाई पड़ रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम में। रोल की बात करें तो देखो सीधी बात है कि ये अलायंस एयर जैसी कंपनियां हैं, ये जो उड़ान स्कीम है या रीजनल कनेक्टिविटी को जो हम प्रमोशन देना चाह रहे हैं, मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, तो उसके लिए ये अपने आप में एक बैकबोन का काम कर रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना, उड़े देश का आम नागरिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है? उड़ान स्कीम का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है? अलायंस एयर का मेन एफर्ट मैंने बताया आपको कि एयर ट्रेवल को प्रेडिक्टेबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बना देना है। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 3 मेजर पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे रिकॉग्निशन दे दिया गया है। किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। ये मेन टारगेट क्या है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करें, उसको स्टोर करने की व्यवस्था करें और जरूरत पड़े तो उसका एक्सपोर्ट भी करें। भाई सीधी बात है, पैसा कमाना तो करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्यों ना हम हमारे कोस्टल एरियाज में ही इन चीजों को डेवलप कर दें। तो एक तो देखो कांडला वाला जो पोर्ट है वहां पे डेवलपमेंट की बात चल रही है, मतलब ये अनाउंसमेंट हुआ है कांडला, एक तुतिकोरिन तमिलनाडु में, एक पारादीप आपको पता है उड़ीसा में। ये 3 मेन आइडेंटिफाई हुए हैं पोर्ट्स जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, और वहां पर स्टोरेज भी होगा, तो साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होगी अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है? क्योंकि ये देखो इंटरनेशनली कनेक्टेड रीजन्स हैं, तो यहां पर बड़ी आसानी हो पाएगी। और सीधी बात है, कोस्टल एरिया में आप लगाओगे तो पानी की भी शॉर्टेज का इशू नहीं आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं क्या ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं। बेसिकली ये डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर्स हैं जहां पर मेन काम होगा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब आप जानते हैं कि हम हाइड्रोजन अगर बनाते हैं तो पानी जो होता है H2O, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिससे हाइड्रोजन अलग निकल जाए, ऑक्सीजन का पार्ट है वो सेपरेट हो जाए, तो हाइड्रोक्साइड का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पानी में जलानी होती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस्ड है? वो होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी के बेसिस पर या विंड टर्बाइन से प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यूज करके अगर आप हाइड्रोजन बना रहे हो तो वो हाइड्रोजन होगी आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। इससे फिर बाद में क्या होगा कि आपका मिनिमम या कहें जीरो कार्बन फुटप्रिंट के बेसिस पर आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, फिर उसको हम एक तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर पाएंगे। तो मेन टारगेट क्या है कि हम एक तो कनेक्टिविटी इंश्योर करें इन सेंटर्स में, कनेक्टिविटी का देखो पोर्ट्स में बन रहा है तो अच्छे से होगी। इसके अलावा डिमांड और टेक्नोलॉजी पे हम काम करना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के यूसेज को हम एक्सपेंड कर सके। 3 पोर्ट्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला जो कि वेस्टर्न कॉरिडोर आपके वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है वहां पर। इसके अलावा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तुतिकोरिन वाला, वहां पर आपको सदर्न हब के तौर पे देखने को मिल जाएगा। और पारादीप अथॉरिटी जो ओडिशा में लोकेटेड है वो ईस्टर्न कॉरिडोर हब के तौर पे डेवलप किया जाएगा। मेन मैंने बताया कि एक ही जगह पे सारी चीजें हो जाएं, वहीं पे प्रोडक्शन, वहीं पर स्टोरेज, वहां से ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर हो जाए, इसके ऊपर काम करना मेन टारगेट है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अगर बात करें पॉलिसी की बात करें तो देखो
गवर्नमेंट की तरफ से हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स पे काम किया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो ऑलरेडी आपको पता लॉन्च्ड है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब गाइडलाइंस भी है। उन्हीं गाइडलाइंस में जब हम उनके कंपोनेंट्स को देखते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कंपोनेंट B2 है। देखो कंपोनेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है ना वो सिंपल इस बेसिस पर है कि पहले हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करवाना है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके। जब इलेक्ट्रोलाइजर्स हमें सस्ती और ढंग की रेट्स पे अवेलेबल हो जाए लोकली मैन्युफैक्चर्ड तो फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमोशन को और ज्यादा तूल दें और ज्यादा प्रमोशन दे दी जाए। तो इस तरीके से B2 कंपोनेंट क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स विदाउट डायरेक्ट फाइनेंशियल एड। डायरेक्ट फाइनेंशियल एड नहीं देकर के पोटेंशियल देखो और फिर बाद में गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी डिफरेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट दिया जाए। तो ये टारगेट लेकर के ये ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के तौर पे 3 मेजर पोर्ट्स को एक तरीके से रिकॉग्निशन दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें मेन टारगेट यही है कि इंडिया को हम दुनिया भर में हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हब की तरह दिखाएं जिसमें हम प्रोडक्शन भी करते हैं, खुद यूज भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, कोर फोकस इसमें रहेगा एक तो डेवलपमेंट करना है लार्ज स्केल हाइड्रोजन हब्स का और दूसरा हम सस्टेनेबिलिटी पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि एनर्जी की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल पे या फॉसल फ्यूल पे आप कितना रिलाई कर सकते हो, है ना। दूसरा हाइड्रोजन इकोनॉमी पे हम जाएंगे तो खुद की मैन्युफैक्चर्ड अगर एनर्जी होगी तो सीधी बात है हम इंपोर्ट्स पर इन पे परेशान नहीं होंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में न्यूज डिस्कस की है कि रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है और उसका फिर इंपैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज को देखने को मिलता है। तो ये पूरा सिनेरियो है। 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर रिकॉग्निशन मिल गया है। ओके, तो देखो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स थे वो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।